नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है आज और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में इस दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में नेताजी का अहम योगदान है। नेताजी ने हमेशा क्रांति का रास्ता चुना। नेताजी का योगदान देश कभी नहीं भुला सकता। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नारा दिया। देश को एकजुट करने में नेताजी का अहम योगदान रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और सभी को एकता के सूत्र में बंधे रहने का संदेश दिया और कहा कि यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें सिखाते हैं। उनकी प्रेरणा, उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो यही कि देश एकता के सूत्र में बंधा रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसलिए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तमाम बताए हुए रास्तों को याद किया जाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए नमन कर रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में नेताजी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी के योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके। वह सदैव इस बात के पक्षधर थे, न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है, इन सभी देशों में, दुनिया के तमाम देशों में रह करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर के भारत की आजादी का अलग जगाते रहे। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत की आजादी के लिए जिन मार्गों का उन्होंने उस कालखंड में अनुसरण किया था, उसका एक उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो स्लोगन दिए थे, चाहे वह दिल्ली चलो का नारा हो, चाहे वह जय हिंद का नारा हो, जो आज भी हम सब के अंदर एक नया रोमांच पैदा करता है, और चाहे देश के युवाओं के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए
कि देश की आजादी के लिए जिन्होंने दिया था, जो भारत के प्रत्येक जवान पर वो नारा अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। आज पूरा देश चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम। सुबह 11:30 बजे उन्नाव लखनऊ के जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे सीएम योगी। दोपहर 4 बजे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से करेंगे मुलाकात। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोपहर 4 बजे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से करेंगे मुलाकात और इसके अलावा जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो भी हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे उन्नाव लखनऊ के जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 4 बजे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुपर एक्टिव फॉर्म में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक उनके कई कार्यक्रम हैं। आज सुबह 11:30 बजे लखनऊ और उन्नाव के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। दोपहर 4 बजे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, दोनों ही मुलाकात के मायने क्या है, क्या कुछ खास होगा इन मुलाकातों में? योगी आदित्यनाथ पिछले 2 साल से लगातार विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए माहौल बनाया जाए, जिसको लेकर जो भी प्रतिनिधियों के सवाल हैं, जो उनकी जिज्ञासा है, वो जो उत्तर प्रदेश की बारे में जानकारी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो उनको मिल सके, उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में बताया जा सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से, वहां के राजनयिकों से, वहां के राजदूतों से, वहां के वित्त मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलिप एकरमैन, जो कि जर्मनी के राजदूत हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर अब से थोड़ी देर में होगी। और दूसरे बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें लखनऊ और तो आसपास के जिले हैं, उनके विधायक, सांसद इस मुलाकात में शामिल होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें उस मंडल में चलने वाली योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि योजनाओं का बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट कराया जा सके और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि उनका निराकरण समय रहते कराया जा सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शाम 4 बजे आनंद महिंद्रा, जो कि चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप से, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण मुलाकात के कार्यक्रम है। इन मुलाकातों से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। और सीधे तौर पर 2 बड़े प्रतिनिधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ जर्मनी के राजदूत हैं। जी ठीक है एसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। 25 जनवरी को मनाया जाएगा 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इसी के साथ साथ जिला और बूथ पर मनाया जाएगा मतदाता दिवस। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, थीम पर आधारित होंगे कार्यक्रम। सभी संस्थाओं, संगठनों और शासकीय कार्यालयों में मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में मैं भारत हूं गीत का होगा शुभारंभ। मतदाता दिवस पर निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सभी बीएलओ अपने आवंटित मतदान केंद्र पर कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। लोगों को बैज लगाते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाएंगे और ये बताएंगे कि एक वोट की कीमत क्या होती है। जरूर वोट किया जाना चाहिए, क्योंकि देश का महान पर्व माना जाता है वोट डालना। और ऐसे में सभी लोगों को जागरूक करना, अपने घरों से बाहर निकल करके वोट डालने की शपथ दिलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो 25 जनवरी को मनाया जाएगा 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस और वाकई ही इस प्रकार के कार्यक्रमों से जागरूकता आती है। लोग अपने अधिकारों को समझते हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं और अपनी चुनी हुई सरकार को देखते हैं और समझते हैं। सभी संस्थाओं, संगठनों और शासकीय कार्यालयों में मनाए जाने के निर्देश। कार्यक्रम में मैं भारत हूं गीत का होगा शुभारंभ।
देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जोशीमठ के हालात पर आज समीक्षा बैठक होनी है और बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। राहत कार्य की रिपोर्ट लेंगे सीएम धामी। सचिवालय में दोपहर 1 बजे समीक्षा बैठक होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जोशीमठ के ताजा हालातों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नजर बनाए हुए हैं। सचिवालय में दोपहर 1 बजे समीक्षा बैठक होगी और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि देहरादून से बड़ी खबर, जोशीमठ के हालात पर आज समीक्षा बैठक होनी है। सुदीप जैन बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ विशिष्ट संवाददाता फोन लाइन पर। सुदीप जैन, जोशीमठ के तमाम जो ताजा हालात हैं उनकी वक्त वक्त पर रिपोर्ट ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और आज भी ये महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अभी थोड़ी देर बाद तो एक निजी होटल के कार्यक्रम में जा रहे हैं। इसके बाद वो सचिवालय लौटेंगे और सचिवालय में विभागवार जोशीमठ के हालातों को लेकर चर्चा वार्ता करेंगे। इसमें वित्त विभाग के अफसर, पुलिस महकमे के अफसर और आईएएस अफसर जो संबंधित विभागों को देख रहे हैं, जिसमें आपदा विभाग सबसे महत्वपूर्ण है, इन सभी से वो चर्चा करेंगे। दरअसल राज्य सरकार को, केंद्र को एक बड़ा रिलीफ राहत पैकेज का जानकारी भी भारत सरकार को भेजनी है कि लोगों के पुनर्वास के लिए कितने पैसे का खर्च आ रहा है और कितने की आवश्यकता है। इन सभी विषयों पर आज मुख्यमंत्री एक बड़ा मंथन करेंगे और माना यह जा रहा है कि आज कुछ और बड़े निर्णय जोशीमठ को लेकर हो सकते हैं, जो कि शाम की ब्रीफिंग में सचिव आपदा ब्रीफ करेंगे। सुदीप, इसी के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि जो विपक्ष कह रहा है, जो विपक्ष सुझाव दे रहा है, उन पर भी मंथन करना जरूरी हो जाता है। तो क्या इस समीक्षा बैठक में विपक्ष के दिए हुए सुझावों पर भी मंथन होगा? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने पूर्व में ही कहा है कि जोशीमठ ऐसा विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि सहयोगात्मक रुख होना चाहिए। मुख्यमंत्री इससे पहले विपक्ष के नेताओं से, जिसमें करण सिंह महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व बड़े कांग्रेस के नेताओं से भी मिल चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता भी जाकर मिल चुकी हैं, अपना प्रत्यावेदन दे चुके हैं मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री सभी विषयों को, सारगर्भित विषयों पर चर्चा करते हुए आज निर्णय महत्वपूर्ण ले सकते हैं, जो हमारी जानकारी है, और शाम की संभवतः 4 बजे इसकी ब्रीफिंग होगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली बड़ी खबर की। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में दिल्ली के सुल्तानपुरी जैसा बड़ा कांड हुआ है। कार चालक ने 1 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटा। स्कूटी को टक्कर के बाद कार ने खूब घसीटा। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार हालांकि कर लिया है। हादसे में स्कूटी सवार 2 छात्राएं घायल हो गई है। घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फजलगंज के गोविंदपुरी स्टेशन का पूरा मामला है। स्थानीय लोगों ने घायल छात्राओं की मदद की, उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन आप जिस स्कूटी पर सवार थी 2 छात्राएं, उस स्कूटी की हालत देख सकते हैं, कितनी बुरी हालत हो गई है। इतनी दूर तक घसीटा गया कि दोनों छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, दोनों छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ साथ फजलगंज के गोविंदपुरी स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और इसी के साथ साथ ये जांचेगी कि जो ड्राइवर था वो ड्रंक तो नहीं था और इसके अलावा क्या परिस्थितियां बनी, कैसे 1 किलोमीटर तक घसीटा गया, क्या कार ड्राइवर को पता नहीं चल पाया या फिर वो अपनी रफ्तार पर काबू नहीं कर पाया, रफ्तार तेज थी। ये तमाम कारण जो रहेंगे अब इन पर एक जांच जो टीम होगी वो जांच करेगी और इसी के साथ साथ इसकी तुलना दिल्ली के उस कांड से की जा रही है जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। और एक के बाद एक घटनाएं अब जब ऐसी आ रही हैं तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कार में बैठे ड्राइवर को क्या ऐसी दुर्घटना का पता नहीं चल पाता। तो तमाम कारणों पर चर्चा की जाएगी, जांच होगी और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी पुलिस की ओर से। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र स्थित नेकी की दीवार के लिए बने कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। दिल्ली रोड स्थित साई हॉस्पिटल के सामने नेकी की दीवार स्थित है और वहीं भीषण आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि नेकी की दीवार पर लोग जरूरतमंद के लिए कपड़े दान करते हैं और वहीं पर आग लगी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि यहां पर लटके हुए तमाम कपड़े जो कि जरूरतमंदों के लिए रखे गए थे वो जलकर के राख हो गए और यहां पर जब टीम पहुंची फायर ब्रिगेड की तो उन्होंने आग पर काबू पाया। और दूसरी गाड़ी हमने रास्ते से वापस कर दी है, क्योंकि आग बड़ी नहीं थी, छोटी थी,
इसलिए मैंने दूसरी गाड़ी वापस कर दिया। और किसी की जान माल की कोई जान माल की नहीं है। गरीबों के लिए लोग कपड़ा जो रख देते हैं वो उसी में किसी ने जो है बीड़ी वगैरह पी के डाल दिया होगा, उससे आग लग गई। सिंथेटिक कपड़े होते हैं इसलिए जो है पेट्रोल की तरह वो जल गए। पूर्णतः बुझ चुकी है। जी आग पूर्णतः बुझ चुकी है। मेरठ से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही ससुर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। महिला का आरोप यह है कि ससुर उसके साथ बदतमीजी करता है। साथ ही महिला ने कहा कि ससुर की शिकायत जब वो अपने पति से करती है तो पति उसके साथ मारपीट करता है। वहीं घटना की जानकारी के बाद महिला के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। ये पूरा मामला लिसाड़ी गेर थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर की है और वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ गलत नजर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। सीएम योगी की टीम का आज बेंगलुरु में रोड शो है। उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए आज बेंगलुरु में रोड शो किया जाएगा। निवेश लाने के लिए उद्योगपतियों को निवेश की संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी। विदेश में सफल रोड शो के बाद 5 जनवरी से 9 बड़े महानगरों में रोड शो चल रहा है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन हो चुका है। 7वें शहर बेंगलुरु में आज होगा रोड शो। सीएम योगी की टीम उद्योगपतियों से मुलाकात करेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम प्रयासरत है। कई बड़े शहरों में रोड शो हो रहा है। 7वां शहर है बेंगलुरु और बेंगलुरु में रोड शो किया जाएगा। वहां पे तमाम जो निवेशक होंगे उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। उन्हें संभावनाएं बताई जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं अगर आप निवेश करते हैं तो। कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम ये जानकारी दी जाएगी और देखना ये होगा कि कितने सफल होंगे बेंगलुरु से भी निवेशकों को उत्तर प्रदेश लाने के लिए। 5 जनवरी से 9 बड़े महानगरों में रोड शो चल रहा है। अभी तक काफी सफलता हासिल की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम ने। तमाम जो मंत्री हैं वो रोड शो को सफल बनाने में लगे हुए हैं, निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। एसके वाजपेयी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, बेंगलुरु एक ऐसी सिटी मानी जाती है जहां पर निवेश की अपार संभावनाएं हैं, जहां पर निवेशक भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहां के इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश लाना, उनका ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना, ये काफी इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी प्रयासरत यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें जो विदेश में रोड शो हुए थे उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार देश के 9 बड़े शहरों में रोड शो कर रही है, जिसमें से 6 शहरों में रोड शो हो चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, इसमें रोड शो हो चुके हैं और आज बेंगलोर में रोड शो हो रहा है। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और गिरीश चंद्र यादव इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो भी इस रोड शो का हिस्सा हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि विदेश के बाद जो देश की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो बड़े शहरों में अपना बिजनेस कर रही हैं, खासतौर पर जिन 9 शहरों को उत्तर प्रदेश सरकार टारगेट कर रही है उन 9 शहरों में, तो आज ये रोड शो बेंगलुरु में हो रहा है और इस रोड शो के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो औद्योगिक विकास नीति है, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से निवेशकों के लिए सुविधाएं, सिंगल विंडो सिस्टम और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में निवेश करने पर सब्सिडी दे रही है, साथ ही साथ जो मूलभूत चीजें हैं वो उपलब्ध करा रही है ताकि उद्योगपतियों को कहीं भी अपनी फाइल पास कराने के लिए दौड़ना ना पड़े। तो इन विषयों पर जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से कर रही है, इन सारी चीजों के बारे में इस रोड शो के जरिए से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज उसी दिशा में ये रोड शो बेंगलुरु में हो रहा है, जिसमें इन विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्री और अधिकारियों के समूह लगातार देश के बड़े शहरों में जा रहे हैं। उस क्रम में आज बेंगलुरु में भी उत्तर प्रदेश सरकार रोड शो के जरिए इन सभी संभावनाओं के बारे में निवेशकों को बताएगी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो कि फरवरी में प्रस्तावित है उसके लिए आमंत्रण पत्र भी वहां के इंडस्ट्रीज, वहां के उद्योगपतियों को देगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए एसके वाजपेयी।
अब खबर पीलीभीत से है, जहां राष्ट्रीय हनुमान दल की जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन में नए सदस्य बने एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ समूह ने हनुमान चालीसा पाठ करके किया गया। इस कार्यक्रम में हनुमान दल राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने हनुमान दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता को जो हानि पहुंचाने वाले लोगों को नसीहत भी दी। कार्यक्रम में हनुमान दल के कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनपद के प्रवासीय संगठन की एक समीक्षा होती है और आदरणीय महामंत्री संगठन के साथ जो कोर इकाई की बिंदु है, उन्होंने बैठक कर एक निर्णय लिया कि आप जाकर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के सभी जनपदों में जाकर समीक्षा करें, क्या कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, कैसे टीम का निर्माण हो रहा है और क्या क्या हिंदू पुनर्जागरण के कार्य इनके चल रहे हैं। उस विषय के संबंध में हमने एक प्रवास रखा और प्रवासीय कार्यक्रम रहा, जिसमें ये जिला सम्मेलन का एक कार्यक्रम बिलसंडा नगर में है, उसमें हम लोगों का आयोजन हुआ, आना हुआ है। तो सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ उनके हालचाल लेना, उनके साथ समीक्षा करना, ये हर संगठन का एक विषय होता है, जो हमने भी किया है। प्रवास का आपका जो प्रवास है कब प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा? ये हमारा प्रवास जो है कल संभल में जाकर समाप्त हो रहा है और उसके बाद अगले महीने में हम लोगों का जो प्रवास है वो पश्चिम क्षेत्र में हमारा प्रवास लगेगा। हम लोग ब्रज को पूरी तरीके से संपूर्ण कर चुके हैं और अगले महीने में पश्चिम क्षेत्र में हमारे प्रवास रहेंगे। संगठनात्मक प्रवास है, संगठन की नीतियां, संगठन के नियम, संबंधित पदाधिकारियों को जोड़ना, पदाधिकारियों को समझाना, यही संगठन के प्रवास होता है। ये हर दिन। बागपत से अगली खबर, दबंगों ने अधिवक्ता के घर में घुसकर की मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। आधा दर्जन दबंगों ने अधिवक्ता के परिवार पर किया हमला। अधिवक्ता समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तहरीर के आधार पर पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिनौली थाना क्षेत्र बिजवाड़ा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आधा दर्जन दबंगों ने अधिवक्ता के परिवार पर किया हमला। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और ये तस्वीरें देखिए, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आधा दर्जन दबंगों ने अधिवक्ता के परिवार पर हमला किया है। सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतने सारे लोग एकजुट होकर के अधिवक्ता के परिवार पर टूट पड़े, क्या ये लोग चाहते थे और किस मकसद से यहां पर आए थे, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच में पुलिस हालांकि जुटी हुई है, लेकिन गनीमत ये रही कि यहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चल पाया कि किस तरह से अधिवक्ता के परिवार पर कुछ दबंग टूट पड़े। और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, पहले बाइक पर सवार होकर कुछ लोग आते हैं और उसके बाद एक के बाद एक सभी मिलकर के मारपीट करने लगते हैं। अधिवक्ता समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल प्रशिक्षण योजना के तहत 7.5 लाख स्नातक युवाओं को प्रशिक्षण। स्नातक युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की योजना है। सरकारी और निजी संस्थानों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान 8 से 9 हजार रुपए भत्ता भी दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी और निजी संस्थानों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, ट्रेनिंग के दौरान 8 से 9 हजार रुपए भत्ता भी दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल प्रशिक्षण योजना के तहत 7.5 लाख स्नातक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।